ये कहानी शुरू होती है कुछ सिस्टम विंडोज से जो सिटीजन्स को इन्फॉर्म करती हैं कि दुनिया भर में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। फिशरमैन ने कोस्ट पर एक विशाल एबलोन देखा, इतना बड़ा कि 10 लोग भी उसे घेर नहीं पा रहे थे। शक था कि ये न्यूक्लियर वेस्ट वाटर की वजह से म्यूटेटेड हो गया है। एक टूरिस्ट एरिया में एक प्राचीन ट्री के अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने की खबर आई, जिसकी रूट्स कई किलोमीटर तक फैल गईं और एबनॉर्मल अर्थ पल्स की वजह से जमीन में दरारें पड़ गईं। नोटिफिकेशंस आती रहीं, आसमान से जायंट वाइन्स गिर रही थीं, जैसे किसी फेरी टेल की कहानी हकीकत बन रही हो। सबवे ट्रैक्स कई जगहों पर टूट चुके थे, जिससे कुछ लोगों की जान भी गई। लेकिन किसी ने भी इन सब पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोगों को लगा ये सब बस सेंसेशनलिस्ट हेडलाइंस है, वैसे ही जैसे कुछ साल पहले ज़ॉम्बी बाइट वाली अफवाह थी। इन बीच एक स्कूल के सामने कई स्टूडेंट्स इकट्ठा थे, क्योंकि लोकल रूमर्स उन्हें न्यूज़ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। तभी सबका ध्यान अचानक एक फिगर की तरफ गया जो आ रही थी। वो थी स्कूल की ब्यूटी, चू क्विंगली। तुरंत क्राउड में ये चर्चा होने लगी कि शायद अब वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने वाली है। उनके अनुसार ये रिलेशनशिप सिर्फ एक चैरिटी एक्ट था उसकी तरफ से, क्योंकि चू क्विंगली का सिलेक्शन क्विंग चांग यूनिवर्सिटी में हो चुका था, जबकि उसका बॉयफ्रेंड किसी डिसेंट यूनिवर्सिटी में भी नहीं पहुंच पाया था। इसी वजह से उनके फ्यूचर्स पूरी तरह अलग अलग डायरेक्शन में थे। चू क्विंगली ने फैंग यी के पास आकर उसका ध्यान खींचा। फैंग यी थोड़ा क्यूरियस होकर पीछे मुड़ा। ठंडे एक्सप्रेशन के साथ उसने कहा कि उसने सोच लिया है, उनका रिलेशनशिप रियलिस्टिक नहीं है। फिर आगे जोड़ा कि स्कूल टाइम लव हमेशा एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां इंसान जाग जाता है और समझता है कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। एक साथ जीवन बिताने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, कंपैटिबिलिटी भी चाहिए। इसीलिए अब ब्रेकअप करना ही सही होगा। वो ये सोच रही थी कि चाहे फैंग ये कितना भी ट्राई कर ले, उसे वापस पाने के लिए ये नामुमकिन होगा। जबकि फैंग ये चुप रहा। ये देखकर पास खड़े स्टूडेंट्स ने सोचा कि वो इतना शॉक में है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, या शायद उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है। आखिरकार वो स्कूल की ब्यूटी थी, इसलिए सभी को उम्मीद थी कि वो घुटनों पर आकर एक और चांस मांगेगा। लेकिन जब उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया तो उन्हें ये साफ लगने लगा कि वो एक रिच और ब्यूटीफुल लड़की के लायक नहीं है, जैसे कोई मेंढक हंसनी को पाने की कोशिश कर रहा हो। जबकि काल्म नज़रों से फैंग यी ने ब्रेकअप के लिए हाँ कर दी, जिससे चू क्विंगली और बाकी सब शॉक में आ गए। जब उसे लगा कि अब कहने को कुछ नहीं बचा, तो हमारा लड़का मुड़कर जाने लगा। वो घबरा गई और उसे पुकारा, तो फैंग यी ने तीखी नज़रों से पीछे मुड़कर पूछा, क्या चाहती हो? उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था, जिसके जवाब में उसने साफ कहा कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोच रहा है या कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करेगा। वो अब उसके साथ वापस नहीं जाएगी, और ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फैंग यी ने उसकी तरफ देखना शुरू किया और कहा, अपने आप को स्कूल ब्यूटी कहकर खुश मत हो। मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और उसके गाल लाल पड़ गए। बाकी सब भी फैंग यी के एटीट्यूड से शॉक थे। फैंग ये जानता था कि चू क्विंगली और बाकी लोग इस बात से अनजान थे कि अब दुनिया के रूल्स जैसे पैसे और एजुकेशन जल्द ही राख में बदलने वाले हैं। उन्हें नहीं पता था कि वो फ्यूचर डिजास्टर से लौट कर आया है, एक इंसान जो इस टाइमलाइन में दोबारा जन्मा है। इसीलिए उसके सामने खड़ी चू क्विंगली अब उसके लिए बस एक अजनबी थी, एक पिछली जिंदगी की धुंधली परछाई। फैंग यी ने स्कूल छोड़ दिया। उसके पास अब और भी ज़रूरी काम थे। उसके लिए स्कूल ब्यूटीज़ और रेपुटेशन जैसी चीज़ों की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि सब कुछ अब पूरी तरह से बदलने वाला था। असल खतरा वो था जो पूरी ब्लू स्टार की ह्यूमैनिटी पर मंडरा रहा था। ये सब कुछ शुरू हुआ पिछली रात, जब फैंग यी की नींद अचानक खुली और कुछ अजीब सी क्रैक्स ने उसे भविष्य की झलक दिखाई। फिर सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म किया कि स्पिरिचुअल ऑरा रिकवरी डिटेक्ट हुई है। इसकी फुल एक्टिवेशन होगी 363 दिन 11 घंटे और 21 मिनट बाद। और जैसे ही ऐसा हुआ, दुनिया में एक ऐसा बदलाव आएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। फैंग ये थोड़ा कंफ्यूज था। तभी उसके सामने कुछ फिगर्स प्रकट हुए और सिस्टम ने रिवील किया कि सोसाइटी के सारे रूल्स दोबारा लिखे जाएंगे। कल्टीवेटर्स का युग आने वाला है और अब से पावर ही नया स्टैंडर्ड बनेगा। इसे हमारा लड़का थोड़ा क्यूरियस हुआ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूछा, तुम कौन हो?
तभी उसके सामने एक अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी। फिर सिस्टम विंडो सामने आई जिसमें बताया गया कि ये सिस्टम कॉस्मिक यूनिवर्स के किनारों से आई है और इसमें टॉप टियर एल्गोरिदम्स और कॉस्मिक सीक्रेट्स इंटीग्रेट है। इसका काम है कि जो भी स्पिरिचुअल मटेरियल होस्ट छुएगा उसके आधार पर ये ऑटोमेटिकली कल्टीवेशन टेक्निक्स जनरेट करेगी। अभी टेक्निक्स की संख्या 0 दिखाई गई। फैंग यी ने हाथ आगे बढ़ाया और उसकी आंखें हैरानी से खुल गईं जब उसका हाथ सिस्टम विंडो के आर पार चला गया। फिर अचानक एक पावरफुल मॉन्स्टर प्रकट हुआ और जोर से दहाड़ने लगा। इससे फैंग यी पूरी तरह से डर से जड़ हो गया और उसकी आंखें डर से भर गईं। उस मॉन्स्टर के मुंह में एक लाश थी और सिस्टम ने रिवील किया कि ये उसका एंड है, एक ऑर्डिनरी इंसान के रूप में। और साथ ही ये था ब्लू स्टार पर मौजूद बिलियंस लोगों का फ्यूचर। फैंग यी ने घबरा कर सलाइवा निगला और डर महसूस किया। उसने अपना हाथ सीने पर रखा और उसकी आंखें चिंता से भर गईं। फैंग ये सोचने लगा और उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आने लगी जिसमें वो बस एक एवरेज इंसान था जो हालातों की लहर में बहता रहा, बस सरवाइव करने की कोशिश करता रहा, ये उम्मीद करते हुए कि वो उस डिजास्टर से बच पाएगा। लेकिन उसने अपनी नेशन का पतन देखा, लोगों का सफरिंग देखा और आखिर में वो म्यूटेटेड बीस्ट से बच नहीं पाया। उसे याद है कि उसने डिस्पेयर में, गुस्से में और बदले की गहरी भावना के साथ अपनी जान गंवाई। अब उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमकने लगी। शायद यही वजह थी कि उसे सिस्टम ने चुना और ऑरा रिकवरी से 1 साल पहले उसे वापस भेज दिया गया। उसने फिर हाथ बढ़ाया। उसे पता था कि इस वक्त ज्यादातर लोग नहीं जानते कि कितना बड़ा चेंज आने वाला है। फैंग यी ने सिस्टम के फ्रैगमेंट्स को टच किया और डिसाइड किया कि वो ऑरा की वजह से होने वाली हर एनोमली को अपने फायदे में बदलेगा। उसके छूते ही सिस्टम ने एक नई इवैल्यूएशन शुरू की। हमारे लड़के की आंखें चमकने लगीं जब सिस्टम ने इन्फॉर्म किया कि वो उससे सक्सेसफुली लिंक्ड हो गया है। एक नया पाथ अनलॉक हो गया था जिसे अब वो एग्जिस्टेंस में मौजूद हर चीज को मटेरियल की तरह यूज कर सकता है। अब उसका मिशन था पावरफुल टेक्निक्स और एबिलिटीज को कलेक्ट करना, एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनना और दुनिया को बचाना। अब प्रेजेंट में सिटी में लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि अब ह्यूमैनिटी एक ऐसी क्राइसिस का सामना कर रही है जो पहले कभी नहीं हुई थी। पास्ट में इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, अपनी स्ट्रेंथ से अडेप्ट करना। सभी लोग हैरान थे सिवाय फैंग यी के। जब उसने अपना फोन ऑन किया तो उसे कई नोटिफिकेशंस दिखाई दी। उसे समझ में आ गया कि गवर्नमेंट ने इन अजीब फिनोमिना को न कंफर्म किया और न ही डिनाई, बस लोगों से प्रिपेयर रहने के लिए कहा। उसे पता था कि ये शिया नेशन का सटल तरीका था वार्निंग देने का, क्योंकि जो रिपोर्ट्स कभी मिथिकल और नॉनसेंस मानी जाती थीं वो कभी भी ऐसे वायरल नहीं होती। इसे उसकी आंखों में उदासी आ गई क्योंकि उसे पास्ट का एक पल याद आ गया। इसे उसे पता था कि शिया नेशन का ये इनडायरेक्ट और साइलेंट अप्रोच सिटीजन्स को काम रखने और अपने देश पर भरोसा बनाए रखने में मदद करता था। ये तरीका धीरे और कठिन था लेकिन उन नेबरिंग नेशंस के केओस और गनफायर से कहीं ज्यादा इफेक्टिव। फिर उसे याद आया कि सिस्टम ने कहा था वो कुछ भी यूज कर सकता है। इसका मतलब था कि जहां कहीं भी अनोमलीज हों उसे वहीं जाना है। अब उसका ध्यान फोन पर था। न्यूज में ये नंबर 1 ट्रेंडिंग था कि क्विंगचोंग यूनिवर्सिटी में यूवी इंडेक्स ने सेंचुरी का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसी वजह से हीट वार्निंग जारी की गई थी और न्यू स्टूडेंट्स से कहा गया था कि सेफ्टी प्रिकॉशंस लें और सनस्क्रीन यूज करें। इससे वहां के स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज थे। उन्हें लग रहा था कि अब तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज भी सेंसेशनलिस्ट एड्स का सहारा लेने लगी हैं। उन्हें ये सब फेक लग रहा था। शायद ये कोई पेड टॉपिक था जो ट्रेंड कराया गया हो, क्योंकि उस लेवल की हीट तो लोगों की जान भी ले सकती है। फैंग यी ने आसमान की तरफ देखा, वहां तो बादल ही बादल थे। फिर उसने अपना यूवी मीटर एक्टिवेट किया। रीडिंग थी 0। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि मौसम में इतना फर्क कैसे हो सकता है, जबकि क्विंगचोंग यूनिवर्सिटी सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर थी। यूनिवर्सिटी के ऊपर ब्लेजिंग सन की फोटोज पोस्ट की गई थीं। स्टूडेंट्स को बताया गया कि रजिस्ट्रेशन चालू रहेगा लेकिन नॉर्थ गेट से अवॉइड करें क्योंकि वहां यूवी इंडेक्स सबसे ज्यादा है, जबकि बाकी एंट्रेंसेस खुले हैं। फैंग यी मुस्कुरा पड़ा। उसे पता था जब एनोमलीज पहली बार होती है तो ज्यादातर लोग उसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट मानते हैं, लेकिन सिर्फ वही था जो सच जानता था। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमकने लगीं। उसका पहला मौका आ चुका था। फैंग यी ने कपड़े बदले और जल्दी से क्विंगचोंग यूनिवर्सिटी की ओर निकल पड़ा। वहां सभी लोग अम्ब्रेलास लेकर चल रहे थे। इतनी गर्मी थी कि पेड़ों के पत्ते तक झड़ चुके थे। हमारा लड़का यूनिवर्सिटी के नॉर्थ गेट की तरफ गया, जो सबसे कम भीड़ वाला हिस्सा बन गया था।
उसे यकीन था कि इस जगह पर जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी आसमान से चमकती हुई राख गिरने लगी। जहां बाकी स्टूडेंट्स जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वहीं फैंग यी का ध्यान उसी राख पर टिका था। वो बैठ गया और उसने उसे छूने का फैसला किया। जैसे ही उसकी उंगली ने उस राख को छुआ, एक तेज चमक उसमें से निकलने लगी और सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि उसे यांग एट्रीब्यूट में इंटेंस फ्लक्चुएशन डिटेक्ट हुआ है और उसका डेटा टेम्पलेट अचानक अनलॉक हो गया। साथ ही वहां मौजूद सारी एनर्जी फैंग यी के शरीर में प्रवेश करने लगी, जिससे उसे बेहद तेज दर्द हुआ। साथ ही हमारे लड़के के शरीर से तेज चमक निकलने लगी, जिसे बचने के लिए लोगों ने अपनी आंखें ढक लीं ताकि अंधे न हो जाएं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबको लगा कि शायद ये कोई इल्यूजन है। एनर्जी ने फैंग यी के कपड़े जलाने शुरू कर दिए। वो दांत भींचने लगा दर्द सहते हुए। फिर उसने अपना सिर पकड़ लिया और पागलों जैसा रिएक्ट करने लगा। उसे नहीं पता था कि सिस्टम ने कंपाइलेशन कंप्लीट किया है या नहीं। उसे लग रहा था कि वो मरने ही वाला है। फिर सिस्टम ने जानकारी दी कि कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुका है और फैंग यी को यांग एट्रीब्यूट टेक्निक, गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक हासिल हो चुकी है। कुछ समय बाद क्विंग चैंग यूनिवर्सिटी में न्यू स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन का वक्त आ गया, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड रजिस्ट्रेशन एरिया में पहुंची, जहां एक लड़का उसका सूटकेस उठाने की पेशकश करता है। फिर और भी लड़के उसका ध्यान पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको साफ मना कर देती है और कहती है उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। फिर वो पास खड़े एक कपल को घूर कर देखती है, चेहरे पर तिरस्कार की मुस्कान के साथ। लेकिन तभी एक तेज सुनहरी रोशनी चमकती है, जिससे वो और बाकी स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। इसके तुरंत बाद लाउडस्पीकर पर एक आवाज़ अनाउंसेस करती है कि नॉर्थ गेट से दूर रहे। लड़की सीरियस हो जाती है और डिसाइड करती है कि उसे जाकर देखना होगा कि वहाँ क्या हो रहा है। नॉर्थ गेट पर एक ज़बरदस्त गोल्डन एनर्जी बर्स्ट पूरा एरिया रोशन कर देता है। धुएं के बीच से एक डार्क फिगर प्रकट होता है, जिसके शरीर से एक इंटेंस और पावरफुल ऑरा निकल रही होती है। वो गहरी सांस लेता है और उसकी आंखों में चमकती हुई गोल्डन लाइट नजर आती है। तभी एक सिस्टम स्क्रीन उसके सामने आती है, जिसमें लिखा है कि उसने एक नई टेक्निक क्रिएट की है, जिसे उसे 50 पॉइंट्स मिले हैं। वो स्क्रीन की तरफ देखता है और सोचता है ये पॉइंट्स किस काम के हैं, लेकिन फिर खुद ही डिसाइड करता है कि अभी ये ज़रूरी नहीं है, शायद आगे काम आएंगे। इसी बीच उसे निकला हुआ धुआं आसमान में मौजूद सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है, लेकिन जैसे ही वह सांस छोड़ता है, एक तेज हवा का झोंका सारा धुआं हटा देता है और आसमान में फिर एक बार तेज सूरज निकल चुका है, जिससे एक नई एनर्जी पूरे यूनिवर्सिटी में फैलने लगती है। कुछ स्टूडेंट्स देखते हैं कि आसमान अचानक से डार्क और ठंडा हो गया था। कुछ सेकंड के लिए वो सब दौड़ते हुए नॉर्थ गेट की ओर भागते हैं, जिससे नॉर्थ गेट पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तभी यूनिवर्सिटी का डीन गुस्से में पूछता है किसी ने वार्निंग को सीरियसली क्यों नहीं लिया। साथ ही डीन का ग्रुप उस क्राउड को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। लोग अपने आप उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। इस ग्रुप के बीच में एक सीरियस लुक वाला हुडेड पर्सन डीन से कहता है नॉर्थ गेट को पूरी तरह से बंद कर दो। उसी समय सिस्टम फैंग यी को बताता है कि उसने एक पोल्यूटेड एरिया को क्लीन कर दिया है। साथ ही एक और मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि पोल्यूटेड जोन यानी ऐसी एबनॉर्मल साइट्स जो शिया नेशन ने मार्क की है। इसे वो जान जाता है कि गवर्नमेंट को पहले से ही इन एरियाज के बारे में पता है और अब वो सोचने लगता है कि क्या और भी लोग हैं जो उसके जैसे हैं। तभी लाउड स्पीकर पर नॉर्थ गेट एरिया में लोगों को न जाने देने की अलर्ट सुनकर फैंग यी समझ गया कि अब मामला सीरियस हो चुका है। स्टूडेंट्स देखते हैं कि वहां यूनिफॉर्म में लोग आ चुके हैं और सोचते हैं कि क्या ये आर्मी वाले हैं। फैंग यी देखता है कि ये डिस्टर्बेंस लोगों का बहुत ध्यान खींच रही है। उसकी लाल आंखें चमकने लगती हैं और वो डिसाइड करता है कि अब उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके जाने के तुरंत बाद वहाँ एक मिस्टीरियस हुडेड पर्सन क्रैक्ड ग्राउंड पर चलता है जो एनर्जी की वजह से फट चुका है। फिर वो हुडेड फिगर ध्यान से पूरे सीन को ऑब्जर्व करता है। फिर वो घुटनों पर बैठकर जमीन को छूता है, ये देखने के लिए कि क्या कोई बची हुई एनर्जी मौजूद है। फिर जमीन का एक टुकड़ा उठाकर उसे ध्यान से देखने लगता है और समझ जाता है कि ये एनर्जी किसी इंसान की वजह से थी और बड़बड़ाता है कि क्या कोई और भी ऑरा के कांटेक्ट में आ गया है। उसी समय ऑफिशियल स्टूडेंट्स को वहां से बाहर निकालना शुरू करते हैं और वो हुडेड पर्सन दूर से सब कुछ देखता रहता है। भीड़ में फैंग यी की एक्स गर्लफ्रेंड शॉक्ड होती है ये सुनकर कि ये सब सिर्फ एक इंसान ने किया है। उसी पल वो देखती है कि कोई फिगर दूर जाकर कूद रहा है और सोचती है
कि क्या वो उसका एक्स था, लेकिन फिर खुद ही उस सोच को झटक देती है क्योंकि उसके मार्क्स ऐसे नहीं थे कि वो इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सके। दूर फैंग यी के घर पर सूरज ढल रहा है, जबकि अपने बेड पर लेटा हुआ फैंग ये कंप्लेन करता है कि ठंडा शावर लेने के बावजूद भी क्यों उसका शरीर गर्म है। साथ ही उसे लगता है इतनी गर्मी में वो सो नहीं पाएगा। उसे ये भी चिंता है कि जो कुछ आज हुआ शायद किसी ने उसे नोटिस कर लिया हो। फिर वो अपना फ़ोन उठाता है और एक ट्रेंडिंग न्यूज़ स्टोरी देखता है कल्टीवेशन एसोसिएशन के बारे में। उसे याद आता है कि पहले सब लोग इसे सिर्फ इंटरनेट पर चलने वाला मजाक मानते थे। तभी उसे यूनिवर्सिटी में दिखे हुडेड लोग याद आते हैं और वो सोचता है कि शायद वो लोग उसी एसोसिएशन से थे। जिज्ञासा में वो पूरी न्यूज़ पढ़ने लगता है। आर्टिकल में कल्टीवेशन के अलग अलग लेवल्स बताए गए हैं, गोस्ट एक्ट से लेकर टोटल ट्रांसेंडेंस तक। कमेंट्स में लोग इसे मजाक समझ रहे हैं, लेकिन वो सोचने लगता है क्या ये अनाउंसमेंट असली हो सकती है। फैंग ये सोचता है कि अपनी पास्ट लाइफ में एक नॉर्मल इंसान होने के नाते उसे इनमें से कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब वो लड़का कल्टीवेशन एसोसिएशन के बारे में सोच रहा है। उसके मुताबिक यह एक गवर्नमेंट साइट होनी चाहिए जो ऑरा के अर्ली कांटेक्ट लोगों को मदद करती है, और इसीलिए डिसाइड करता है कि वो अपनी टेक्निक फिर से ट्राई करेगा। वो आंखें बंद करता है और कंसंट्रेशन के साथ अपना ट्रेनिंग शुरू करता है। उसी वक्त उसके चारों ओर एक तेज गोल्डन एनर्जी फैलने लगती है। वो पसीने पसीने हो जाता है। फिर अचानक वो अपने कमरे में धीरे धीरे हवा में उठने लगता है, पूरी तरह से सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ। एक डिवाइन लाइट उस पर पड़ती है। ये ट्रेनिंग का पहला स्टेप होता है, अपने शरीर को इतना स्ट्रांग बनाना कि वो हेवन और अर्थ की पावर को सह सके। वो एनर्जी को कंट्रोल करता है और उसे शेप देता है एक डिवाइन एक्स में। उसकी आंखें तेजी से चमकती हैं और वो स्माइल करता है, खुद को पावर से भरा हुआ महसूस करते हुए। फिर सिस्टम उसे बताता है कि उसने डुशुआई रल्म हासिल कर लिया है, जिसे उसे 50 और पॉइंट्स दिए जाते हैं। इससे फैंग यी को पिछले पॉइंट्स याद आते हैं और वो स्क्रीन पढ़ता है जिसमें लिखा है कि एक न्यू पाथ अब ओपन हो गया है। सिस्टम उसे समझाता है कि इन पॉइंट्स का यूज़ करके वो कंपाइल्ड डेटा किसी भी ऑब्जेक्ट में डाल सकता है। वो सोचता है किसी ऑब्जेक्ट में पावर डालने का आइडिया, और फिर उसकी नज़र टेबल पर रखे एक मग पर जाती है। वो अपना हाथ मग की तरफ बढ़ाता है तो उसकी हथेली से गोल्डन का पावर निकलने लगता है। साथ ही सिस्टम पूछता है, क्या आप एक पॉइंट यूज करके मग पर यांग एट्रीब्यूट अप्लाई करना चाहते हैं? उसे समझ आता है कि ये ठीक वैसा है जैसे किसी आइटम को एन्चांट करना ताकि उसमें कोई खास पावर आ जाए। वो सोचता है अगर वो ये किसी वेपन पर करता तो वो उसका खुद का स्पेशल हथियार बन सकता है, और डिसाइड करता है कि एक पावर्ड अप वेपन उसके आने वाले बैटल्स के लिए बहुत ज़रूरी होगा। फिर उसकी नज़र शेल्फ पर रखी एक छोटी सोर्ड पर जाती है और वो सोचता है कि इस पर टेस्ट करके देखता हूँ। अगर ये काम कर गया तो वो फ्यूचर में एक रियल वेपन खरीदेगा ताकि वो मॉन्स्टर से लड़ सके। आधी रात को उसके अपार्टमेंट से एक चमकदार रोशनी निकलती है, जिसे ऐसा लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया है। लेकिन इसी बीच बाहर एक डार्क क्रीचर जिसके ह्यूज क्लॉस हैं फैंग यी के अपार्टमेंट को देख रहा होता है। उसकी ग्लोइंग रेड आइज अंधेरे में उसके शार्प टीथ दिखा रही होती हैं। वो एक जायंट डिमोनिक रैबिट जैसा लगता है और बिल्डिंग पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अपार्टमेंट के अंदर हमारा लड़का इस खतरे से बिल्कुल अनजान होता है। वो बेड पर लेटा हुआ होता है और कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है। तभी उसकी लाल आंखें खुल जाती हैं। किसी आवाज़ से वो सोचता है ये जो आवाज़ थी वो रैट जैसी लग रही थी, लेकिन वो अंदर से नहीं आई और ना ही किसी पाइप से, शायद किसी पड़ोसी का पेट हो। फिर लिविंग रूम में घूमते हुए वो सोचता है कि उसकी एनहांस्ड हियरिंग की वजह से अब उसे नेबर्स की आवाज़ें भी नॉर्मल लगती हैं। लेकिन फिर वो अपनी सुनने की क्षमता पर फोकस करता है और अब उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। फैंग यी दरवाजे की तरफ जाता है और वहीं हॉलवे में उसका आमना सामना उस भयानक क्रीचर से हो जाता है। डार्क हॉलवे में वो अजीब क्रीचर अपनी रेड आइज के साथ उसे घूर रहा होता है, पूरी तरह उस पर अटैक के लिए तैयार। वो चौंक जाता है और तुरंत रिकॉग्नाइज करता है कि ये एक म्यूटेटेड बीस्ट है। साथ ही उसे अपनी पास्ट लाइफ की एक भयानक मेमोरी याद आ जाती है जो उसे अंदर तक डरा देती है। इसी समय एक ड्रोन शहर के ऊपर रात को उड़ रहा होता है जो दिखाता है कि और लोग भी इस डेंजर के बारे में जानते हैं। एक बिल्डिंग की छत पर एक लड़की शिकायत करती है कि अब तक उन्होंने उस रैबिट को पकड़ा नहीं जिसने एक रेयर फ्रूट खा लिया था।
उसके मुंह में लॉलीपॉप है और वो मिशन को लेकर काम और कॉन्फिडेंट लगती है। फिर वो अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस देती है, टारगेट के बारे में अपडेट्स भेजते रहो, मैं उसे ट्रैक कर रही हूँ। उसके बाद वो मिस्टीरियस लड़की बिल्डिंग की छत से नीचे कूदती है चेस शुरू करने के लिए। बहुत तेजी से गिरते हुए वो बड़े शहर की बिल्डिंग्स के बीच आराम से मूव करती है। अचानक उस लड़की को म्यूटेटेड बीस्ट की पावर फील होती है और उसे समझ आता है कि वो उसके बहुत करीब पहुंच गई है। उसकी ग्लोइंग आइज में डिटर्मिनेशन झलकती है और वो क्रीचर को लोकेट कर लेती है। एक इंटेंस फाइट के लिए रेडी होती है। वो मिस्टीरियस हंटर रूफटॉप पर जोर से लैंड करती है। उसकी मूवमेंट बहुत स्किल्ड होती है। फिर वो बिल्डिंग की साइड से नीचे भागती है और उसे एक क्लियर ऑर्डर मिलता है, टारगेट को हर हाल में चेस करना है। एक परफेक्ट लैंडिंग के साथ वो लड़की बिना रुके चेस से जारी रखती है। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदते हुए वो वार्न करती है कि उस क्रीचर ने एक स्पेशल फ्रूट खा लिया है और शायद वो इवॉल्व हो रहा है। इसी वक्त एक आदमी जो देर रात तक काम कर रहा है अपनी खिड़की से कुछ बहुत तेज गुजरते हुए देखता है और कंफ्यूजन में पड़ जाता है। वो सोचता है, क्या मैं कुछ देख रहा हूं या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? लेकिन तभी उसका बॉस चिल्लाता है, क्या देख रहा है, काम कर। उधर हंटर 65वीं मंजिल पर चांद के सामने शैडो की तरह खड़ी होती है। अपार्टमेंट में वापस फैंकी का सामना उस अजीब क्रीचर से हो रहा है जो उस पर जोर से चिल्लाता है। अचानक उसकी गोल्डन आइज चमकती है और वो जानता है कि उसका शरीर अब बदल चुका है और अब वो बराबरी से लड़ सकता है। इसलिए जब क्रीचर अपने क्लॉज से हमला करता है, फैंकी उस अटैक को अनबिलीवेबल स्पीड से डॉज कर लेता है। वो सोचता है, मेरा बॉडी सच में बदल चुका है, अब मैं इन अटैक्स को स्लो मोशन में देख पा रहा हूँ। अपने हाथ में सन एनर्जी के साथ वो सोचता है, ये म्यूटेटेड बीस्ट इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? वो अपनी पास्ट लाइफ की बातें याद करता है और मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है। उसे पता है कि क्रीचर अभी पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुआ है और अगर उसने देर की तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस बन जाएगा। इसलिए वो आगे बढ़ता है क्योंकि उसे ये रोकना ही है, वरना बिल्डिंग में सब मारे जाएंगे। फैंकी एनर्जी से भरे हाथ से क्रीचर की पूंछ पकड़ लेता है और बिना किसी डर के हवा में घुमाता है और महसूस करता है कि उसकी टेल ही उसका वीक स्पॉट है। ये मौका देखकर वो पूरे स्ट्रेंथ से उसे जोर से खिड़की की तरफ फेंकता है। विंडो पूरी ताकत से टूट जाती है और वह अपार्टमेंट से बाहर फेंका जाता है। इसके तुरंत बाद फैंग यी भी उसके ऊपर छलांग लगाता है, अपने हाथ में एक पावरफुल एनर्जी इकट्ठा कर जो सीधा उसके सीने पर दे मारता है, जो उसके आर पार हो जाती है और उसके सीने पर एक बड़ा सा छेद छोड़ जाती है। लेकिन वो अजीब बीस्ट उस एनर्जी को अपने शरीर में अब्सॉर्ब करने लगता है, मानो उसकी पावर को अपना बनाना चाहता हो। फैंग यी को तुरंत समझ आता है ये क्रीचर उसकी यंग पावर चुराने की कोशिश कर रहा है और वो पीछे नहीं हटता। वो सोचता है, सन की पावर बहुत ज्यादा है, ये रैबिट खुद को ही तबाह कर रहा है। थोड़ी देर बाद एक गोल्डन एक्सप्लोजन पूरे क्रीचर को ढक लेती है क्योंकि वो इतनी एनर्जी को संभाल नहीं पाता। बिल्डिंग के पास एक कपल उस तेज आवाज से जाग जाता है और आदमी सोचता है, क्या ये थंडर था? वो खिड़की तक जाता है लेकिन बाहर कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखता। हमारा हीरो जमीन पर लैंड करता है। चारों ओर उसकी बची हुई गोल्डन एनर्जी फैली होती है। वो सोचता है कि ये क्रीचर किसी भूखे भटके हुए गोश्त जैसा था जो उसकी पावर को निगलना चाहता था। फाइट के बाद उस मॉन्स्टर की आई जमीन पर गिरती है और उसमें से एक अजीब सी काली स्मोक निकलती है। गंभीर नजरों से वो क्रीचर की बची हुई बॉडी को देखता है जिसे उसने अभी अभी हराया है। फिर बिना सोचे वो उस आई पर जोर से पैर रखता है और क्रीचर का बचा कुचा हिस्सा क्रश कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि ये जो डार्क एट्रीब्यूट का क्रीचर है बुरी तरह उसकी ऑपोजिट यंग टाइप पावर के लिए तरस रहा था। वो सोचता है अगर वो नॉर्मल होता तो ये मॉन्स्टर बिल्डिंग के सारे लोगों को आराम से खा जाता। अब उसे पूरा यकीन है कि उसे आगे के खतरों का सामना करने के लिए और ज्यादा टेक्निक्स सीखनी होंगी। उसी वक्त एक मिस्टीरियस लड़की चांदनी रात में हवा में कूदती है, एक असली हंटर की तरह। शानदार स्पीड से वो बिल्डिंग की दीवार से नीचे दौड़ती है। जब वो सीन पर पहुंचती है तो उस मिस्टीरियस हंटर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। शौक में भरकर रात के अंधेरे में खड़ी वो सोचती है, क्या कोई और मेरा टारगेट हरा चुका है?
घुटनों के बल नीचे बैठते हुए वो ऑब्जर्व करती है कि टारगेट पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और अब वो डार्क एट्रीब्यूट वापस लेने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही वो क्रीचर के बचे हुए हिस्से को छूती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहां अभी भी थोड़ी गोल्डन एनर्जी बची होती है। उस लड़की को एक तेज हीट और जलती हुई पावर फील होती है जो उसे तुरंत पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। उसे याद आता है ये एनर्जी उसने यूनिवर्सिटी गेट पर भी महसूस की थी और अब उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इस डिस्कवरी के बाद वो लड़की अपने कम्युनिकेटर को ऑन करती है। गंभीर और डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ वो अपनी बॉस को बताती है टारगेट को एक नए पावरफुल फोर रनर ने एलिमिनेट किया है जिसके पास स्पेशल एबिलिटी है। उसके कम्युनिकेटर से एक वॉइस पूछती है, क्या तुम्हें यह कहना है ये वही इंसान है जिसने क्विंग चान यूनिवर्सिटी के नॉर्थ गेट को साफ किया और अब उस रैबिट को भी मार दिया? फिर आगे जोड़ता है, इस व्यक्ति का ऑरा सिर्फ गोस्ट एक्स रेल्म के 1 स्टार पर है, लेकिन इसकी ये एट्रीब्यूट एनर्जी नॉर्थ गेट की यंग एनर्जी की तरह प्योर है, जिसे एक आदमी कंफर्म करता है और आगे जोड़ता है कि इस इंसान के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और एसोसिएशन को उसे रिक्रूट करना चाहिए। सिल्वर हेड गर्ल इस प्लान से अग्री करती है, साथ ही उस यंग एनर्जी को इकट्ठा करती है। फिर बहुत ही केयरफुली उस छोटी सी एनर्जी फ्लेम को अपने कपड़ों में लगे एक स्पेशल कंटेनर में बंद कर देती है। फिर उसका बॉस उसे आदेश देता है, बाकी सारी मिशंस रोक दो और सिर्फ इस नए फोर रनर को ढूंढो और उससे कन्विंस करो और कल्टीवेशन एसोसिएशन में ज्वाइन करने के लिए। इतना सुनते ही वो मिस्टीरियस हंटर शांति से अपने हाथ में पकड़ा हुआ लॉलीपॉप अनरैप करती है। फिर उस कैंडी को मुंह में रखती है और कहती है, समझ गई। लेकिन मिशन शुरू करने से पहले वो कहती है, मुझे पहले एक मिल्क टी लेनी है रिलैक्स करने के लिए। साथ ही सोचती है, आखिर ये मिस्टीरियस और इतना पावरफुल इंसान है कौन? फिर लड़की ठान लेती है कि मुझे इस पावरफुल मास्टर से ज़रूर मिलना है। फैंग यी का दिन सनराइज से शुरू होता है। वो स्ट्रेच करता है, ट्रेनिंग के लिए रेडी है। उसे पता है जल्दी उठना उसकी पावर के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए वो एक नई ट्रेनिंग सेशन की तैयारी करता है। वो अपना ब्रीदिंग मेथड यूज़ करता है और सुबह की गोल्डन एनर्जी को अंदर खींचता है। जैसे जैसे एनर्जी उसके अंदर जाती है उसकी आंखें गोल्डन पावर से ग्लो करने लगती हैं। वो गोस्ट एक्स रेल्म में एंटर करता है और उसे टेक्निक की पावर महसूस होने लगती है। अचानक एक एनर्जी बर्स्ट होता है जो उसे चौंका देता है। उसे समझ आता है कि वो फिर से और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। फिर पावर उसके पूरे शरीर में फ्लो करती है और वो उसे कंट्रोल करने के लिए फोकस करता है। वो अपनी मुट्ठी कसता है और अब एनर्जी को अपने हाथ में महसूस करता है। वो अपना की एक्स समन करता है और देखता है कि अब ये वेपन पहले से कहीं ज़्यादा हल्का लग रहा है। वो मजबूती से वेपन का हैंडल पकड़ता है, अपनी नई ताकत को आजमाने के लिए रेडी। फिर वो गोल्डन एक्स को अपने सिर के ऊपर उठाता है, एक पावरफुल हिट की तैयारी में। वो 2 स्टार गोस्ट एक्स रेल्म तक पहुंच चुका है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ रिलीज करते हुए। अब उसकी आंखों में गोल्डन फ्लेम्स चल रही है जो उसकी नई पावर को दिखा रही है। फैंग यी का शरीर अब पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग और टफ महसूस होता है। वो इतनी तेजी से ग्रो इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अपनी पिछली पावर अप से बची हुई एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ की। अब फैंग यी डिसाइड करता है कि आगे से वो धीरे धीरे एक स्टेप में एक स्टेप केयरफुली लेवल अप करेगा। लेकिन उसकी बढ़ती पावर बहुत अटेंशन ले रही है, इसलिए उसे अब एक ज़्यादा प्राइवेट जगह की ज़रूरत है। इसी बीच एसोसिएशन के ऑफिस में एक आदमी को हवा में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो देखता है कि सूरज की एनर्जी में कुछ बदलाव आया है और सोचता है, क्या फिर से वही नया लड़का है? फैंग यी अब एक शांत जगह ढूंढता है, एक नदी के पास, जहां वो अपनी प्लानिंग कंटिन्यू कर सके। तभी एक सिस्टम स्क्रीन सामने आता है और वो कंफर्म करता है कि वो अपने वेपन में एक स्पेशल क्वालिटी ऐड करेगा। इसे देख उसे याद आता है उसने पहले एक और आइटम पर यह ट्राई किया था, लेकिन वो आइटम इस पावर को संभाल नहीं पाया। लेकिन इस बार ये नया ब्लेड उसकी एनर्जी के साथ परफेक्टली सिंक करता है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हुए। एक सिस्टम मैसेज कंफर्म करता है, आइटम एनकोडिंग सक्सेसफुली हो गया। अपने नए वेपन से एक्साइटेड होकर वो तुरंत उसकी अमेजिंग पावर टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। टेस्ट का रिजल्ट उसे शॉक कर देता है क्योंकि सोर्ड से निकली पावर अनबिलीवेबल होती है। एक बड़ा गोल्डन बीम ऑफ लाइट उस ब्लेड से निकलकर आसमान में चला जाता है। फिर वो अपनी जलती हुई सोर्ड के साथ लैंड करता है और महसूस करता है कि पावर उसके अंदर बह रही है। उसका एक स्विंग इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो लगभग आग ही लगा देता है।
अटैक से निकला स्मोक बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसे पता है कि वो देख लिया गया है और अब उसे जल्दी से वहां से निकलना पड़ेगा। एक लड़की स्मोक की डायरेक्शन में तेजी से दौड़ती है। वो गुस्से में कंप्लेन करती है, मैं बस एक मोमेंट के लिए बाहर क्या गई और सब मिस हो गया। अचानक वो लड़की रुकती है। उसे दिखता है कि नदी लिटरली बॉयल हो रही है। फिर वो एजेंट उस डैमेज्ड एरिया के ऊपर उड़ती है और सोचती है कि आखिर उस नए लड़के ने यहाँ किया क्या है। उसे ऑलरेडी इमेजिन होने लगता है कि अब सब कुछ खराब होने के बाद उसे डांट पड़ने वाली है। तभी उसे दूर एक गोल्डन फ्लैश दिखता है और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। हंटर उस एनर्जी को महसूस करके शॉक हो जाती है। ये पॉसिबल ही नहीं है। उसका पावर लेवल एक स्टार से सीधे 2 स्टार तक जंप कर गया है और उसने एक स्पिरिट वेपन भी बना लिया है। एसोसिएशन के पास ऐसे सिर्फ 2 वेपन्स हैं और उन्हें बनाने का तरीका आज तक पूरी तरह से नोन भी नहीं है। लड़की सस्पिशियस हो जाती है, सोचती है आखिर इसे इतनी पावर अकेले कैसे मिल गई। लेकिन फिर उसे लगता है शायद वो गलत सोच रही है और डिसाइड करती है कि पहले ये जो गड़बड़ उसने की है उसे क्लीन किया जाए। काफी दूर फैंगी सोच रहा होता है कि उसकी वेपन में अब यंग एट्रीब्यूट है, लेकिन उसे इससे भी ज्यादा चाहिए क्योंकि सिस्टम कुछ भी एनकोड कर सकता है। वो प्लान करता है कि वो अपनी ब्लेड में और क्वालिटीज ऐड करेगा। तभी उसका फोन बज करता है। उसे किसी अननोन आदमी से मैसेज आया है। वो बिल्कुल भूल गया था कि उसे खुद को प्राइवेट रखना था और अब एक अजनबी उसे पायनियर्स ग्रुप में इनवाइट कर रहा है। उसे ये जानकर झटका लगता है कि ऑफिशियल मेंबर्स को कम से कम गोस्ट एक्स रेल्म लेवल का होना जरूरी है। वो स्ट्रेंजर बात करता है एक नए पोल्यूशन जोन की और उसे एक ग्रुप हंट के लिए इनवाइट करता है। फैंग की लोकेशन पूछता है तो स्ट्रेंजर उसे एक फाइल भेजता है जिसमें शैडो रिवर के लावा ड्रैगन के बारे में इन्फो होती है। इस जोन में लावा है और वही यांग एट्रीब्यूट भी जो अब उसके पास है। तो फैंग ये डिसाइड करता है कि वो ये इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा। दूसरी तरफ बिन्मू डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रुप वेट कर रहा होता है ओल्ड ली के दोस्त के आने का। एक मेंबर कहता है कि उस लड़की का मैप इतना एक्यूरेट था कि उसे यहाँ तक पहुँचने में कोई परेशानी नहीं हुई। ब्लॉन्ड गर्ल सबको थैंक्स कहती है कि वो आए और बताती है कि उन्हें मिलकर काम करना होगा। वो कल्टीवेशन एसोसिएशन से है और उसे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि यहाँ के ये पायनियर्स बहुत स्ट्रांग नहीं हैं। बहुत लोग नहीं जानते कि कल्टीवेशन एसोसिएशन एक गवर्नमेंट ग्रुप है और उसमें एंट्री लेना बहुत हार्ड होता है। उसे उसमें घुसने के लिए अपने फैमिली से फेवर्स भी दिलवाने पड़े, इसलिए वो अपने पहले ही टास्क में फेल होना बिल्कुल नहीं चाहती। तभी एक एक्सप्लोरर चिल्लाता है कि वो न्यूबी आ गया है और उसका नाम लेता है फैंगी। फैंगी अपनी नई स्वॉर्ड के साथ एक स्ट्रॉन्ग एंट्रेंस करता है और ग्रुप को अपना इंट्रोडक्शन देता है। एजेंट उसकी पावर से थोड़ा शॉक्ड होती है, लेकिन उसका ऑरा डरावना नहीं बल्कि वार्म लगता है। अब जब टीम पूरी हो जाती है तो लीडर सिग्नल देता है और सभी केव एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं। फैंग ये डिसाइड करता है कि वो सबसे आगे जाएगा और ब्लॉन्ड एजेंट से कहता है कि वो लाइट संभाले। ग्रुप केव के अंदर चलता है और उनमें से एक फैंग यी को वॉर्न करता है कि रॉक्स ढीले हैं। साथ ही उन्हें ये थोड़ा अजीब लगता है कि अभी तक अंदर बहुत गर्मी नहीं महसूस हो रही, जबकि फैंग ये सोचता है कि इस टीम ने कितनी जल्दी उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसे लगता है कि इन टफ टाइम्स में ये दोस्ती सच में रियल है। फैंग ये आगे बढ़ता है और ज़मीन उसके पैरों के नीचे रंग बदलने लगती है जो खतरे का सिग्नल देती है। अचानक सब एक बड़े से ओपन एरिया में पहुंचते हैं और हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनके सामने लिटरली बॉइलिंग लावा की एक रिवर बह रही होती है। बिना एक सेकंड गंवाए फैंगी सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और ब्लॉन्ड एजेंट चिल्लाती है, इतना रेकलेस मत बनो। फिर भी वह वहां जाता है और अपनी सोर्ड सीधे लावा में घुसा देता है। इसे बिकी के एक्सप्लोरर्स घबरा जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, हेल्प। तभी एक फायरी एक्सप्लोजन सबको पीछे फेंक देता है और उसी वक्त फैंगी का सिस्टम एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम डिटेक्ट करता है और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना शुरू कर देता है। जैसे ही फैंगी ने अपनी सोर्ड को लावा में घुसाया, उसका सिस्टम उस एनोमली को एनालाइज करने लगा और रिवील हुआ एक नई पावर, इनर फ्लेम, जिसमें था एक्सट्रीमली हाई इंटरनल टेम्परेचर और एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टीज। इसके साथ साथ अनलॉक हुई स्कारलेट फ्लेम सोर्ड टेक्निक, जो अपनी पावर अनलीश करती है जब ब्लेड को खींचा जाता है और उसे फायर और लाइटनिंग से कोट कर देती है। इसे पूरी तरह रिजॉल्व होकर फैंग यी ने अपनी सोर्ड को और मजबूती से पकड़ा। उसकी आंखों और ब्लेड से फायरी ग्लो निकल रहा था, एक परफेक्ट टेक्निक उसकी टैंग सोर्ड के लिए। नीचे
बाकी एक्सप्लोरर्स जो पहले ब्लास्ट से पीछे फेंक दिए गए थे, हैरानी से देख रहे थे कि फैंग ये फायर के वॉर्टेक्स में बिल्कुल अनहार्म्ड खड़ा था और उसकी वेपन अब लावा की एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही थी। फैंगी ने फिर अपने स्क्रिप्ट पॉइंट्स का यूज़ किया ताकि स्कारलेट फ्लेम एट्रीब्यूट को परमानेंटली अपनी सोड में एम्बेड कर सके। अब वो तलवार प्योर एनर्जी से जल रही थी। जब फ्लेम फाइनली थमा तो उसकी टीम ने सोचा कि शायद उसे कोई छोटा सा कल्टीवेशन एक्सीडेंट हुआ था और अब वो रिकवर कर गया है। इसे ग्रुप खुश था क्योंकि अब उन्हें लगा कि केव की स्पिरिचुअल एनर्जी स्टेबलाइज हो गई है। इसलिए उनमें से एक खुशी से चिल्लाया कि अब वो उसे आसानी से अब्सॉर्ब कर सकता है। वहीं दूसरा, जो अपना कल्टीवेशन पाथ शुरू करने ही वाला था, एक्साइटेड होकर चिल्लाया, शाव्या ब्लॉन्ड एजेंट। सबको इनकरेज करती है कि वो ट्रेनिंग करे और आगे कहती है कि वो बाहर निगरानी रखेगी। टीम उसे थैंक करता है इस मौके के लिए। लेकिन उस शांति को तोड़ते हुए शाव्या को कुछ फिगर्स केव एंट्रेंस की तरफ आते दिखाई देते हैं। वो वॉर्न करती है कि और पायोनियर्स आ रहे हैं। तभी 3 भारी भरकम आदमी अंदर आते हैं, जिनमें सबसे आगे एक आई पैच पहने होता है जिसकी आंखें लाल होती हैं। वो घमंड से डिक्लेयर करता है कि ये रिसोर्स रिच जमीन अब उनकी है। शाव्या घबरा जाती है क्योंकि वो पहचान जाती है कि ये तीनों न्यूकमर्स 1 स्टार कोस्ट एक्स रेल्म के हैं, जो उसके टीम की रीच से बाहर है। खतरे के बावजूद शाव्या पोलाइटली कोशिश करती है बात समझाने की, बताती है कि वो पहले आए हैं और इनवाइट भी देती है कि अगर चाहें तो साथ मिलकर काम कर सकते हैं। पर उसकी डिप्लोमेसी का जवाब उसे कंटेम्प्ट में मिलता है। आई पैच वाला लीडर उसका मजाक उड़ाता है, उसके लो लेवल को नीचा दिखाते हुए, और सीधा बोल देता है कि निकल जाओ वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। इससे शाव्या की एक्सप्रेशन सख्त हो जाती है। वो सोचती है इस नए युग की हार्श रियलिटी पर, जहां सिर्फ वही सरवाइव करता है जो स्ट्रांग है। लेकिन शिया नेशन के गवर्नमेंट एसोसिएशन की मेंबर होने के नाते वो डिसाइड करती है कि वो ये अन्याय होने नहीं दे सकती। जैसे ही चीज़ें और एस्केलेट होने वाली होती हैं, फैंक ये सीधा शाव्याव और उस हॉस्टाइल लीडर के बीच में आकर खड़ा हो जाता है, जहां उसकी सोर्ड इग्नाइटेड होती है और वो ठंडे लहजे में पूछता है, तो दिखने में तो इतना बड़ा और ताकतवर लग रहा है, फिर भी तू एक कमज़ोर लड़की को डरा रहा है। उसके इन शब्दों से आई पैच वाला लीडर स्टन्ड और स्पीचलेस रह जाता है, जबकि बिना कोई डिले किए फैंग ये एक ही डेवास्टेटिंग स्विंग से एक फायरी एक्सप्लोजन क्रिएट करता है और उन तीनों एग्रेसर्स को दूर उड़ा देता है। फैंग यी के अटैक की ताकत इतनी ज़बरदस्त थी कि उसके अपने टीममेट्स भी मेडिटेशन से चौंक कर बाहर आ गए। उसे याद आया उन लोगों की ट्रेजेडीज जो सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। उसे पता था कि ऐसे लोगों पर सिर्फ ओवरवेलमिंग ताकत ही असर करती है। अपना ये मैसेज क्लियर करने के लिए फैंग ये ने अपनी ब्लेड को सीधा राइवल लीडर के सामने ज़मीन में घुसा दिया। तब वो एक इमेंस गोल्डन ऑरा से घिरा हुआ था और ठंडी आवाज़ में बोला, भागो यहाँ से। दूसरी बार इतनी ताकत देखकर डर से कांपते हुए वो लीडर चिल्लाया, ये तो मॉन्स्टर है, और अपने आदमियों को भागने को कह दिया। जबकि फैंग ये शांत खड़ा देखता रहा उन्हें भागते हुए, जबकि उसके टीममेट्स एक्साइटेड होकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। उसकी इनक्रेडिबल पावर देखकर वो सब हैरान थे। फैंग ये हल्के से मुस्कुराया और कैजुअली बोला, चलो अब निकलते हैं। जैसे ही ग्रुप वहां से निकल रहा था, शाव्या सोचने लगी उस इमेंस पावर के बारे में जो फैंगी ने दिखाई थी। उसे रियलाइज़ हुआ कि फैंगी ने अपनी पूरी ताकत भी यूज़ नहीं की थी। वो अब मान चुकी थी कि वो एक टॉप टियर पायनियर है और उसे तुरंत ये डिस्कवरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करनी होगी। अब सीन शिफ्ट होता है स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन के ऑफिस में। वहाँ एक वुमन फ़ोन पर शाव्या से बात करते हुए हैरानी में रिपीट करती है, एक और हाई एट्रीब्यूट पायनियर मिला है। फिर वो खुद ही नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने ज़्यादा बोल दिया है, खासकर जब एक इम्पोजिंग आदमी उसके पीछे खड़ा था। वो ऑकवर्डली फ़ोन काट देती है रिपोर्ट कंफर्म करने के बाद। फिर वो यंग वुमन चीयरफुल मूड में अपने ग्रे हेड सुपीरियर से पूछती है, क्या हम इतने लकी हैं कि 2 हाई एट्रीब्यूट पायनियर्स लगातार मिल गए? लेकिन वो सुपीरियर गंभीर हो जाता है और कहता है, ये लक नहीं है। वो समझाता है हर हाई एट्रीब्यूट इंडिविजुअल डेस्टिन्ड होता है एक नया पावर सेंटर बनने के लिए, और ये जिम्मेदारी उसे अंदर से स्ट्रेस देती है।
एक सनी दिन में फैंग ये वापस सिटी में पहुंचता है। वो खुद को एक कॉस्प्लेयर की तरह डिस्गाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावरफुल प्रेजेंस और ऑथेंटिक सोर्ड की वजह से लोगों का अटेंशन और ज़्यादा खिंच जाता है। तभी उसका ध्यान अपने फ़ोन की तरफ जाता है, जिसमें उसे दिखता है कि केव इंसिडेंट की खबर ऑलरेडी वायरल हो चुकी है। वो खुद को अपनी लापरवाही के लिए डांटता है। उसे पता था कि उसकी इंटरनल फ्लेम का इरप्शन छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन ये सोचकर कि उसके टीममेट्स कभी उसे बिट्रे नहीं करेंगे, वो अपना फोकस ज़्यादा अर्जेंट चीज़ पर डालता है। जो मैसिव यांग एनर्जी उसने अब्सॉर्ब की थी, वो अब उसे एक नए ब्रेक थ्रू की ओर धकेल रही थी। उसे जल्दी से कोई सिक्लूडेड जगह चाहिए थी, तो वो तुरंत बैक माउंटेन की तरफ निकल गया। 5 मिनट बाद उसी माउंटेन पर वही सिल्वर हेयर्ड लड़की सू किंगयिंग, जो एक गार्डन रेस्टोरेशन एक्सपर्ट थी, उसे एक बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस फील हुई। उसे एक इंटेंस बर्स्ट ऑफ लाइट दिखाई दी, जैसे कोई छोटा सा सन एक्सप्लोड हुआ हो। वो तुरंत पहचान गई कि ये किसी कल्टीवेटर का 3 स्टार गोस्ट एक्स रेल्म में ब्रेक थ्रू है। इस एनर्जी की स्केल ने उसे हैरान कर दिया। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इस रेल्म का ब्रेक थ्रू इतना मॉन्स्ट्रस हो सकता है। एक सेंस ऑफ ड्यूटी और रिकग्निशन के साथ ड्रिवन होकर वो डिस्टर्बेंस की तरफ दौड़ पड़ी, ये वाव करते हुए कि वो उस मिस्टीरियस व्यक्ति को जरूर पकड़ कर रहेगी।